जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, एस्ट्रो इंटेलिजेंस में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम 2026 के सबसे चर्चित और सबसे पावरफुल गोचर को डिस्कस करने वाले हैं। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है और एस्ट्रोलॉजी में धनिष्ठा नक्षत्र को मोस्ट पावरफुल पैसे वाला नक्षत्र कहा जाता है, धनवान नक्षत्र कहा जाता है। हंसकर लाइटर वेन में मैं इसे सेठ लोगों का नक्षत्र ही कहता हूं। 1 अगस्त 2026 को राहु धनिष्ठा नक्षत्र के कुंभ राशि वाले हिस्से में प्रवेश करने वाला है और उसके बाद 5 दिसंबर 2026 तक ये यहीं रहेगा। उसके बाद ये मकर राशि वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाएगा, यानी वहां उसका प्रवेश हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, यह धन आपके पास अपने आप नहीं आएगा। धनिष्ठा में राहु सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो एक्शन लेते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र यानी ये गोचर, ये ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हमें समझना होगा धनिष्ठा नक्षत्र है क्या। दर्शकों, धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि के अंतिम पद से शुरू होकर कुंभ राशि तक फैला हुआ है और इसके सिंबल्स हैं डमरू, जो हम भगवान शिव से भी उसे एसोसिएट कर देते हैं। मगर धनिष्ठा, श्रवण और धनिष्ठा ये 2 नक्षत्र हैं जिसे हम भगवान विष्णु के साथ एसोसिएट करते हैं, और डमरू जिससे ताल, लय, गति सारी चीजें बनती हैं। मगर डमरू के अंदर दर्शकों क्या होता है? डमरू अंदर से तो खाली होता है, डमरू के अंदर आकाश ही तो है। सो इस नक्षत्र का समय के साथ, लय के साथ, गति के साथ और आकाश के साथ इसका संबंध है। इसके देवता हैं अष्टवसु, 8 वसु। वसु होते हैं जो हमें कैपेबल बनाते हैं किसी जगह पर रहने के लिए, वसने के लिए। 8 वसु इसके देवता हैं, जो ब्रह्मांड में 8 जो मूल तत्व माने गए हैं उसके स्वामी माने जाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ध्रुव तारा, चंद्रमा और प्रकाश यानी लाइट। यही कारण है कि धनिष्ठा को समृद्धि और मेटीरियल संपन्नता का नक्षत्र कहा जाता है। यह वसुओं का ही ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, जो अचानक और बड़े स्तर पर ब्रह्मांड के थ्रू हमें प्राप्त होता है। इस नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल देवता, जबकि यह स्थित है शनि की राशि कुंभ से इसकी शुरुआत हो जाती है और यहीं से इस पूरे ट्रांजिट की सबसे दिलचस्प कहानी की शुरुआत भी होती है। अब इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको इस ट्रांजिट की जान, ट्रांजिट का मूल तत्व आपको समझ में आएगा। दर्शकों, धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। मंगल यानी कि आपका साहस, आपकी गति, आपकी आक्रामकता और इमीडिएट रिजल्ट चाहने वाला ग्रह। जब राहु, जो खुद एक शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह है, और राहु का स्वभाव है कि जब भी वो किसी जगह पे जाएगा या किसी भी ग्रह के साथ इकट्ठा हो जाता है तो वो उसके स्वामित्व की चीज को कई गुना इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और जब ये मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो ये ट्रांजिट सिर्फ साधारण नहीं रह जाता। राहु और मंगल की एक तरीके से इनडायरेक्ट कंजंक्शन बन जाती है और इसी वजह से राहु मंगल के उस पौरुष को, उस सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा देगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मंगल का मतलब है एक्शन, करेज, प्रतिस्पर्धा, जीतने की भूख, और राहु का मतलब है ऑब्सेशन, अति महत्वाकांक्षा। ऑब्सेशन है और राहु एम्बिशियस प्लेनेट है और राहु क्लेवर होने की वजह से राहु शॉर्टकट लेता है, शॉर्टकट की परवाह नहीं करता, क्योंकि राहु किसी कानून को नहीं मानता, राहु विद्रोही प्लेनेट है। जब ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ मिलेंगी
तो किसी भी व्यक्ति के अंदर ये एक खास किस्म की बेचैनी पैदा कर देती हैं जो उसे आगे बढ़ने में, प्रतिस्पर्धा करने में और शॉर्टकट के थ्रू अपने आप को साबित करने पर मजबूर कर देती हैं। और सबसे रोचक बात, यह सब होता है शनि की राशि कुंभ में। शनि यानी डिसिप्लिन, संयम और साथ में मैनेजमेंट। मंगल यानी कि इमीडिएट रिजल्ट। तो ये तो एक डायलेमा, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन गई। मगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दर्शकों, ये इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। यानी जल्दी चाहिए मगर धैर्य भी चाहिए। जो लोग मंगल की इस आग को शनि के डिसिप्लिन के साथ जोड़ पाएंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से एग्रेसिव गोल्स की तरफ बढ़ेंगे, वही इस ट्रांजिट का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। तो जो लोग सिर्फ राहु मंगल को जल्दबाजी में, मतलब उसमें जाएंगे, बिना योजना के जोखिम लेंगे, उनके लिए यह अचानक उभार भी उतनी जल्दी ही गिरावट की तरफ उनको लेकर जा सकता है। सो हर चीज़ अच्छी हो ऐसा हमेशा नहीं होता। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं धनिष्ठा के इंटरनल सीक्रेट्स की, यानी कि आकाश क्या, मैंने आपको हिंट दिया था, आकाश और शून्यता। शून्यता यानी शून्य यानी जीरो। अब ये जो अष्टवसुओं में से एक वसु है देव, यानी आकाश के देवता। इसीलिए धनिष्ठा को सिर्फ धरती के धन का नक्षत्र नहीं, बल्कि विस्तार, ऊंचाई, अनलिमिटेड पोटेंशियल्स का नक्षत्र भी माना जाता है। यह वह नक्षत्र है जो सीमाओं से बाहर निकलकर, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं, लिमिट से बाहर जाकर भी किसी को सोचने पर, काम करने पर और अचीव करने पर मजबूर करता है। जैसे कोई दीवार नहीं, सिर्फ खाली आकाश है और खाली आकाश में हम जितना चाहें वहां तक उड़ सकते हैं। यही वजह है कि धनिष्ठा को एविएशन के साथ, स्पेस के साथ, रिसर्च टेक्नोलॉजी के साथ और लॉन्ग जर्नीज के साथ एसोसिएट किया जाता है। यह खालीपन डराता नहीं है, बल्कि संभावनाएं भी तो देता है। जैसे एक खाली कैनवस जिस पर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यह जो शून्य है, शून्य तभी अर्थपूर्ण बनता है जब उसमें एक्शन हो, लय हो, गति हो और डायरेक्शन हो, वरना यह खालीपन एक सिर्फ बेचैनी बनकर रह जाएगा। दर्शकों, धनिष्ठा नक्षत्र का सिंबल है डमरू। इसका सीधा संबंध संगीत, ताल, नृत्य से है और यह परकशन इंस्ट्रूमेंट है। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ढोल हो सकता है, तबला हो सकता है, नगाड़ा हो सकता है, और ये हमारे क्रिएटिव पोटेंशियल के साथ एसोसिएट करते हैं। यह नक्षत्र समूह में काम करने, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशनल, आप देखिए अकेला कोई भी इंस्ट्रूमेंट अकेला काम नहीं करता, इसको सभी के साथ मिलकर काम करना होता है। सो टीम स्पिरिट, इकट्ठे मिलकर किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, कल्चरल मीटिंग्स, यानी कि कोई भी जैसे समारोह हो सकते हैं, उत्सव हो सकते हैं, ये ऐसी चीज़ों को भी बढ़ावा देता है। और वसु क्योंकि देवताओं का एक समूह है, 8 देवताओं का समूह है, सो इसमें म्यूज़िक इंडस्ट्री आ सकती है, डांस इंडस्ट्री आ सकती है, परफॉर्मिंग आर्ट्स आ सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन आ सकती है, लाइव इवेंट्स आ सकते हैं। ये चीज़ें आप देखोगे आने वाले समय में, ये जितनी देर ये गोचर रहने वाला है, इसको आपको देखने को मिलेगा कि ये अब उभार की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो लोग म्यूज़िक, डांस या परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट खास तौर पर उनको रिकॉग्निशन दिलवाएगा और उनको हाइट्स तक ले जाने की पॉसिबिलिटी देगा। अब इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दर्शकों आप नोट करिए। स्पॉन्टेनियस मनी का आगमन, एकदम से जैसे पैसा आ जाना, यानी कि मनी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाना। सोशल मीडिया पर एकदम से वायरल तरीके से आपको फेम मिल जाए, ओवरनाइट आपको रिकॉग्निशन मिल जाए, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, नेटवर्किंग में ब्रेक थ्रूज मिल जाए, करियर में प्रमोशन का
नया कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए, खासकर लीडरशिप के रोल में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका संबंध है। म्यूज़िक, डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको रिकॉग्निशन मिल जाए। अब थोड़ा सा इसकी नेगेटिव चीज़ें भी आप समझ लें। ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आपने कोई भी एक्शन लिया तो ये गलत आपके लिए साबित हो सकता है। इम्पेशंस, जल्दबाजी, बिना सोचे समझे फैसले, ओवरवर्क, स्ट्रेस, नींद की कमी, बिना बेसिक्स के काम करना, यानी कि बिना प्लेटफॉर्म की एक बिल्डिंग खड़ी करने का। वो बिल्डिंग कैसी होती है? वो सिर्फ विचारों की होती है। विचारों की दुनिया में, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड से बचकर रियलिटी की दुनिया में आना। और कई बार क्या होता है, ये वर्चुअल वर्ल्ड कैसे क्रिएट होता है? जैसे किसी को रातों रात नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिल गई। अब उसके पीछे बेस कितना है? अगर बेस अच्छा है तो वो उस रिकॉग्निशन को संभाल लेगा। अगर बेस नहीं है तो आप देखते हो आर्टिस्ट इसी तरह के होते हैं, एक गाना उनका वायरल हो जाता है, दोबारा उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो ये भी इस नक्षत्र का साइड इफेक्ट है। फिर पर्सनल रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, ईगो क्लैशेस आ सकते हैं, जल्दबाजी के लिए फैसले आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब दर्शकों कुछ डिफरेंट तरीके से इसको लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके जियोपॉलिटिकल इफेक्ट की। जियोपॉलिटिकल इफेक्ट क्या होता है, यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सभी राशियों के ऊपर भी इसके प्रभाव को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और दूसरी बात, इस समय दर्शकों पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। सो जियोपॉलिटिकल घटनाएं और क्लाइमेट चेंज, ये दो सब्जेक्ट हैं जब भी कोई गोचर आएगा, और स्पेशली जब राहु के साथ कोई कनेक्शन बनता है किसी भी तरीके से, क्योंकि ये गोचर तो है ही राहु का। सो उसका सोचना, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है तो ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी का, यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेंगे। अब राहु जब मंगल के नक्षत्र में हो तो ये राहु मंगल युति बनती है, और दूसरे तरीके से कुंभ राशि में इसकी शुरुआत हो रही है तो राहु मंगल और शनि की एक तरीके की युति बनती है। सो इसका प्रभाव सिर्फ इंडिविजुअल कुंडलियों के ऊपर उतना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्मी, टेरिटरीज और पॉलिटिक्स, अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये क्या है। दर्शकों राहु मंगल को हम मानते हैं कि ये अंगारक योग है, और ये योग जब भी बनता है, क्योंकि इसका संबंध सेना के साथ है, क्योंकि मंगल है, मंगल का सेना के साथ। सो सेना के साथ आप देखोगे टेरिटोरियल जो प्रॉब्लम्स चलती हैं, सीमाएं, देशों की सीमाओं की आपस में जो क्लैशेस चलते हैं, जिसको हम सीमा विवाद कहते हैं, वहां पर आप सैन्य गतिविधियां बढ़ती हुई देख सकते हो। साथ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस और पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, ये दोनों भी यहाँ आगे जो 5-6 महीने का पीरियड आपको मिलने वाला है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें पॉलिटिशियंस ज़्यादा आक्रामक, ज़्यादा फोर्सफुल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैसले लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। और ये फैसले, यानी सोचे समझे फैसले, कई बार आपको लगेगा कि एकदम से आपको मिलेगा कि अमेरिका ने ये फैसला ले लिया, जिसका पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स के ऊपर इम्पैक्ट बनता है। नेता जिद्दी रुख अपना सकते हैं, क्योंकि ये शनि मंगल युति भी साथ में बनती है, तो जिद्दी रुख नेताओं का देखने को मिल सकता है। जो एग्रीमेंट्स पास्ट में उन्होंने किए हैं वो हो सकता है कि राहु की वजह से वो विद्रोही स्वभाव आ जाए, और कुछ कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस ये कहें कि हम उन एग्रीमेंट्स को नहीं मानते। और ये चीज़ें आप डे टू डे बेसिस पर देख रहे हो। अमेरिका और ईरान आज समझौता करते हैं, रात को, सुबह फिर इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं फिर कोई अटैक आ जाता है, कभी अमेरिका की तरफ से आ जाता है, कभी इजराइल की तरफ से आ जाता है, कभी ईरान की तरफ से आ जाता है। इसी तरीके से आप देखो हमारे पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी इसी तरह की घुड़कियाँ दी जाती हैं कि आप पानी समझौते को अगर नहीं लागू करोगे तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तो ये इस तरह की संभावनाएं आगे जो
गोचर का पीरियड आने वाला है, वहां पर आपको देखने को मिल सकती है। फिर क्योंकि इसका संबंध टेक्नोलॉजी साइबर स्पेस के ऊपर है, तो क्योंकि राहु का कनेक्शन है, और राहु कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और डिजिटल सर्वेलांस, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस हो रही है। फिर डेटा प्राइवेसी, देन साइबर अटैक्स, ये भी परेशानी का सबक तो बनेंगे। डिजिटल वर्ल्ड, उसका असली दुनिया के साथ और एआई जनरेटेड कंटेंट के बीच में फर्क करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि अभी तक क्लियर कट है, सभी कंट्रीज भी इस बात को कह रही हैं कि आप ऑर्गेनिक कंटेंट के ऊपर ज़्यादा मतलब देखा जाए, क्योंकि उसमें बौद्धिक क्षमताएं, बौद्धिक संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। मगर एआई रिलेटेड कंटेंट अब काफ़ी हद तक इंसानी चीज़ों के करीब आता जा रहा है, सो ये फ़र्क करना आने वाले समय में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और ये हमारी ह्यूमैनिटी के लिए कोई अच्छा साइन तो नहीं है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस करते हैं। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, इसमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, संसाधनों में आप कंपटीशन, और ये कंपटीशन ग्लोबल कंपटीशन, ये वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स को प्रभावित तो करेगा, कंट्रीज के बजट को भी इम्पैक्ट करने वाला है। सो ओवरऑल आप देखोगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स इससे प्रभावित होते हुए दिखेंगी। और मंडेन ज्योतिष की व्याख्या एक्चुअल में क्या होती है दर्शकों, ये संभावनाओं के ऊपर होता है। इसको कभी भी प्रेडिक्शंस नहीं मानना चाहिए, इसको सिर्फ ऐसे लेना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटीज हैं जो ग्रहों के गोचर से हमारे सामने आ जाती है। अब दर्शकों, आप सबका पसंदीदा सब्जेक्ट, सभी राशियों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस गोचर में अभी समय भी पड़ा है, सो आप वीडियोस को बार बार देख सकते हो, जिन जिन की राशियां आएंगी वो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, और आने वाले समय में आपको उनमें से कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि, ये यहाँ से ये 11वें घर का रिजल्ट बनता है। सो आपके लिए प्रॉफिट्स, गेन्स, नेटवर्किंग का ये घर बनता है। सो ये ट्रांजिट आपके लिए नई फ्रेंडशिप्स देगा, आपके लिए नई सोसाइटी का गठन करने के पीछे जा सकता है, इनकम के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, आपकी एम्बिशंस को पूरा करने के नए रास्ते आपके सामने आ सकते हैं, और पुराने रिलेशन से आपको इमीडिएट गेन्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। सो मेष राशि वालों के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छी संभावनाएं, और एक्चुअली संभावनाओं का मतलब होता है अच्छी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। अब लेते हैं टॉरस को। टॉरस वालों के लिए ये 10th का रिजल्ट बनेगा। जब 10th का रिजल्ट बनेगा तो करियर, प्रोफेशन, रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट के साथ संबंध, ये चीज़ें प्राइमरीली इनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। फिर क्योंकि गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट के साथ प्रोफेशन है, सो प्रमोशंस आ सकती हैं, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, आपकी पब्लिक इमेज इफ़ेक्ट हो सकती है, पहले से बेटर हो सकती है। मगर यहाँ पर टॉरस राशि वालों के लिए खास बात है कि उनको शॉर्टकट्स और क्लेवर मेंटेलिटी से बचना चाहिए। आपकी मेहनत ही आपको सही फल दे सकती है। अब लेते हैं तीसरी, यानी कि जेमिनाई, मिथुन राशि। अब मिथुन राशि वालों के लिए ये 9th हाउस की पॉसिबिलिटी बनेगी। सो 9th हाउस की पॉसिबिलिटी क्या होगी? डेस्टिनी, लक, हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रेवल, फादरली चीज़ें, तो इन चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसमें नए विचार आएंगे, नई यात्राएं आ सकती हैं, और सबसे बड़ी बात, रिलीजियो स्पिरिचुअल इंटरेस्ट आपके एक्टिवेट होते हुए दिख सकते हैं। फादर के साथ, अपने गुरुओं के साथ अपने संबंधों को बेटर बनाने का रास्ता यहाँ पर
मिल सकता है अगर आप उसके ऊपर सोचें और एक्शन लें। इसके बाद नेक्स्ट, चंद्रमा की कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए अब ये 8th हाउस पॉसिबिलिटीज देगा। सो ये ट्रांजिट डीप चेंजेस, क्योंकि यहां पर ऑकल्ट वाले चेंजेस, साइको स्पिरिचुअल चेंजेस, डीप चेंजेस, यानी कि जो इंसान की साइकोलॉजी से लेकर उसकी अंदरूनी दुनिया पूरी को बदलने की हैसियत रखते हैं, वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ सरप्राइज इवेंट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, यानी कि मिस्टीरियस इवेंट्स। बहुत से लोगों को पुराना दबा हुआ धन मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप अपने पुराने कागज़ खोलो, आपको पता लगे कि ये इंश्योरेंस की पॉलिसी आपकी मैच्योर हुई और आपको ध्यान ही नहीं था। कहीं से कुछ इसी तरह का कोई पुरानी एफडी आपको मिल सकती, यानी कि पुराना गुप्त धन ये आपको मिल सकता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें, इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीज़ें ये आपके सामने आ सकती हैं। इनहेरिटेंस वालों के लिए तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देकर बात करूँगा कि उनको इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा सोच समझ, डिसिप्लिन थिंकिंग, धैर्य, संयम के साथ चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर उन्होंने राहु मंगल की तरह इकट्ठा एकदम से फास्ट एक्शन किया, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई एक्शन किया, तो नुकसान भी आ सकता है। और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8th हाउस आपके लिए बड़ी बीमारियों का द्योतक भी है। अब लेते हैं सिंह राशि, लियो। ये 7th हाउस की पॉसिबिलिटीज आपको देगा। सो 7th हाउस की पॉसिबिलिटीज की वजह से पार्टनरशिप, मैरिज, बिजनेस डील्स, फिर क्योंकि अपनी राशि के प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। सो नए रिश्ते बन सकते हैं, नई पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप्स क्रिएट हो सकती हैं। मगर यहाँ पर एक बात है, क्योंकि ये शनि में हो रहा है, ये गोचर शनि के घर में हो रहा है, सो यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी 100% रखनी चाहिए। कोई भी क्लेवर इंटेंट, कोई गलत इंटेंशन, ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की राहु वाली वो ऑब्सेशन, उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अब नेक्स्ट लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये 6th हाउस पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो 6th हाउस में क्या होता है? कंपटीशन आ जाता है, आपकी हेल्थ आ जाती है, आपका सर्विस ओरिएंटेड एटीट्यूड एप्टीट्यूड आ जाता है, फिर एनिमीज़ के ऊपर विक्ट्री की बात आ जाती है, लोन्स को ख़त्म करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ओवर वर्क और ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। अब लेते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर, क्योंकि इसका संबंध डांस, म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डमरू है ना, तो आर्ट के साथ, म्यूज़िक के साथ, लय गति के साथ इसका संबंध है। सो तुला राशि है भी क्रिएटिव राशि, शुक्र की राशि है। सो यहाँ पर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, लव, बच्चे होने की पॉसिबिलिटी, यानी कि आपकी संतान क्षमता, देन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ये आपके लिए ये घर सक्रिय हो जाएंगे। कोई नए रोमांटिक रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, कोई नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में सफलता मिल सकती है, पर जोखिम भी है। सो सोच समझ कर आपको स्टेप आगे बढ़ाना है। अब आगे लेते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए घर, संपत्ति, मदर से जुड़े मामलों में बदलाव आ सकता है। घर बदल सकता है आपका, कोई प्रॉपर्टी डील्स जो नहीं हो रही थी वो मैच्योर हो सकती हैं, नई प्रॉपर्टी डील्स आपके जीवन में आ सकती हैं। मगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स में उथल पुथल, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हुए भी दिखते हैं, सो ये वार्निंग भी है।
अब नेक्स्ट राशि लेते हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए करेज, कम्युनिकेशन, भाई बहन यानी कि सिबलिंग्स, छोटी यात्राएं, ये कॉम्बिनेशन है यहां पर। और इवेंट्स भी इन्हीं के रिलेशन में आएंगे। मीडिया, कम्युनिकेशन, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये जो लोग भी ऐसे प्रोफेशंस में हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको अच्छी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। सो जो लोग भी ऐसे व्यवसायों, ऐसे प्रोफेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं तो वो इस पीरियड में नई संभावनाएं अपने लिए तलाश कर सकते हैं और नई संभावनाओं के साथ उनको सफलता मिलने का योग बनता है। अब नेक्स्ट लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि पर जो प्रभाव आएगा ये सेकंड हाउस का आएगा। सेकंड हाउस यानी कि मनी, फैमिली, कम्युनिकेशन, आपका देखना भी उसमें आता है, आपकी फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली का धन, ये चीज़ें यहाँ पर अफेक्ट होती हुई दिखेंगी। इनकम के नई पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होंगी। लेकिन कम्युनिकेशन यानी कि म्यूचुअल कम्युनिकेशन से ही क्योंकि रिलेशनशिप्स बनते हैं, सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और बैलेंस्ड कम्युनिकेशन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से फैमिली की मनी को सही तरीके से इन्वेस्ट करना, फैमिली की चीज़ों में जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लेना, क्योंकि यहाँ पर फैमिली की मनी है, ये आपकी मनी की बात नहीं हो रही, फैमिली की मनी है। सो फैमिली की मनी में आपका व्यू पॉइंट बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत संयमित होना चाहिए। अब लेते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए ये फर्स्ट हाउस के कॉम्बिनेशन देगा। अब फर्स्ट हाउस में क्योंकि राहु है तो आपकी राशि में, स्वराशि में है, सो ये आपकी रिकॉग्निशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, इन चीज़ों को डीपली इम्पैक्ट करने वाला है और डीपली भी इम्पैक्ट करेगा और स्ट्रांगली भी इम्पैक्ट करता हुआ दिखता है। मगर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी तो होती हुई दिख रही है, क्योंकि मंगल के वो जो पौरुष है, वो जो करेज है, वो भी तो साथ में आता हुआ दिखता है। सो यहाँ पर इमेज, और ये इमेज की बात मैं आपको केतु से बहुत देर से दर्शकों में आपको समझा रहा हूं कि ये जो पीरियड है ये आपके आइडेंटिटी को तो बदलेगा, आपकी इमेज बदलने वाली है लोगों के मन में। आप चाहकर भी अपने इस आइडेंटिटी क्राइसिस को रोक नहीं पाओगे। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरफ बात होती, क्योंकि एनर्जी कभी एक तरफ नहीं होती, क्योंकि सबके चार्ट में संभावनाएं डिफरेंट तरीके से ही क्रिएट होती हैं। सो आपको अपनी इमेज के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत सोच समझकर, संयमित तरीके से, बैलेंस तरीके से फैसले लेना और हमेशा अपनी इमेज को लोगों को दिखाने को तत्पर रहना। यहाँ पर छोटा सा टिप ऐसे लोगों के लिए है कि आप अपने चेहरे को कभी हाइड मत करें, क्योंकि आपका चेहरा ही तो आपकी पहचान है, आइडेंटिटी है आपकी। सो अपना चेहरा लोगों को हमेशा दिखाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में आइए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब लेते हैं आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए 12th हाउस की बात हो गई, तो यहाँ पर विदेश यात्राएं आएंगी, डीप स्पिरिचुअलिटी आएगी, एक्सपेंडिचर आएगा, स्लीप प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज, पीस, सॉलिट्यूड, आइसोलेशन, ये चीज़ें तो अब आपको जो भी मीन राशि के साथ एसोसिएट रखने वाले लोग हैं उनको देखने को मिलेंगी। ये पॉइंट्स, एक एक पॉइंट दर्शकों नोट कर लीजिए। मगर जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं, यहाँ पर उनको प्रोग्रेस होती हुई भी दिखती है। सो दर्शकों, ये नहीं है कि गोचर में सारी चीज़ें बुरी ही होती हैं, नेगेटिव होती हैं, ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत नेगेटिव होता है, क्योंकि वो तो हर चीज़ यानी कि जीवन का स्वभाव है। अच्छे के साथ बुरा साथ में आता है, सुख के साथ दुख साथ में ही होता है। सो नेगेटिव चीज़ों से डरिए नहीं, उनसे सतर्क हो जाइए। और ये गोचर आपके लिए क्या होता है, सिर्फ वार्निंग ही तो है,
बाकी जीवन को तो उसी तरीके से चलना होता है। जीवन में आपको अगर वार्निंग मिल जाए कि भाई आने वाले समय में ये हो सकता है, तो आप सचेत हो जाते हो, और सचेत हो जाते हो तो जीवन को जो हम लड़के जीतने की भावना जो होती है वो हमारी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सो ये था दर्शकों इस गोचर का। ये गोचर है भी बहुत स्ट्रांग और लंबे समय के लिए है, आप सबको इम्पैक्ट करने वाला है। पूरे दुनिया में प्रभाव आपको इन चीज़ों का देखने को मिलेगा। साथ में वो जो चीज़ें लोग मतलब बनाते हैं कि अंगारक योग आ रहा है और इसके साथ बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा अग्नि का, देखो दर्शकों सिर्फ वर्ड को पकड़कर आप कभी भी ज्योतिष को उसके साथ एसोसिएट मत करिए। देखिए अब ये राहु मंगल कॉम्बिनेशन है, मगर है कहाँ? वसु जो देवता हैं, और साथ में आकाश की बात भी तो आती। सो हर चीज़ को सही डायरेक्शन में, सही पर्सपेक्टिव में समझने का प्रयास करें, तो ये गोचर आपके लिए अच्छे प्रभाव दे जाएंगे। ये था दर्शकों मेरा ओपिनियन, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये जो राहु का नेक्स्ट गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा, इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी दर्शकों जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना वैदिक ज्ञान का चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्यार की, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग की ज़रूरत है, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे, और ज्ञान घर घर तक पहुँचेगा तो जीवन की नकारात्मकता अपने आप खत्म होती जाएगी। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी इसी तरह की नेक्स्ट ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।